हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 47 के पार्ट पे। अब आगे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र फैन सिटी इना अकेडमी के सबसे करीब ब्लैक कॉर्नर रीजन में शहर होने के कारण हान फैन के मरने के बाद किसी अन्य गुट ने इसमें कदम रखने की हिम्मत नहीं की। इसलिए इसने जियोली को इसे हड़पने का अवसर दिया। शहर के भीतर कुछ विरोधी गुटों को हटाने के लिए खूनी साधनों का उपयोग करने के बाद उसने इस शहर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। इस आधे महीने के दौरान जियोली ने फैंग सिटी पर कब्जा कर लिया था। जियोली द्वारा स्थापित जियो गेट ने भी ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर कुछ प्रसिद्धि प्राप्त की। हालांकि अन्य गुटों ने ज्यादातर ठंडे आंखों से किनारे से देखने का रवैया अपनाया। उन्होंने जिया नान अकादमी द्वारा इस अत्यंत निर्भीक गुट के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का इंतजार किया जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। उनकी अपेक्षा के अनुसार वर्तमान जिया नान अकादमी निश्चित रूप से ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से किसी अन्य गुट को इस शहर को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देगी जो इन अकादमी के सबसे करीब था। हालांकि जिस चीज ने उन्हें हैरान किया वही यह थी कि लगभग 2 महीने के बाद भी इन अकेडमी की ओर से कोई गतिविधि नहीं हुई थी। इससे ब्लैक कॉर्नर रीजन के उन महत्वपूर्ण बड़े गुटों में से कुछ का कारण बना जिन्होंने फैंग सिटी को हंगामे में प्रवेश करने के लिए प्रतिष्ठित किया था। हान फैंग द्वारा 2 साल के विकास के बाद फैंग सिटी एक बड़ा शहर था जो ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर शीर्ष शहरों में से एक था। इन 2 वर्षों के दौरान इस स्थान पर कुछ विशाल नीलामियां आयोजित की गईं। हालांकि हान फैंग की मृत्यु और ब्लैक एलायंस के विघटन के कारण फैंग सिटी की लोकप्रियता कम हो गई थी। फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे इसके आकार और जनसंख्या से कम करके आंका जा सकता था। इस तरह की वांछनीय वस्तु स्वाभाविक रूप से ब्लैक कॉर्नर रीजन के उन गुटों के लिए एक बड़ा आकर्षण थी। अतीत में कोई भी इस शहर में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उन्हें डर था कि इन अकेडमी हस्तक्षेप करेगी। हालांकि अब जब उन्होंने महसूस किया कि यह जियोगेट अछूता रहा तो ऐसा लगा कि इन अकेडमी ने अपना पहरा कम कर दिया है और ब्लैक कॉर्नर रीजन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहती। इससे कुछ गुटों ने खुद को परेशानी पैदा करने के लिए तैयार कर लिया था। जिस तरह से उन्होंने इसे देखा, इतने बड़े मुनाफे वाले शहर पर एक अज्ञात छोटे गुट का कब्जा कैसे हो सकता है। इसलिए अंत में एक मध्यम आकार का गुट था जो जियोगेट द्वारा लगभग 20 दिनों तक फैंग सिटी पर कब्जा करने के बाद कार्रवाई करने से खुद को रोक नहीं सका। इस गुट में करीब 100 लोग थे। उनमें से सबसे मजबूत एक 4 सितारा डू वैंग था। हालांकि इस गुट के बारे में कोई खबर नहीं थी क्योंकि यह बड़ी संख्या में लोगों को लाया और फैंग सिटी में घुस गया। कुछ जासूसों को कुछ पूछताछ करने के बाद ही स्थिति के बारे में पता चला। इनमें से लगभग आधे लोग जियोगेट द्वारा मारे गए थे। शेष सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह खबर फैलते ही ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर तुरंत कुछ हलचल मच गई। ब्लैक कॉर्नर रीजन के नियमों के अनुसार जब तक एक गुट के पास एक विशेषज्ञ डू वांग था तब तक उसे दूसरे स्तर का गुट माना जाता था। यदि इसके पास डू हुआंग होता है तो इसे एक सच्चा प्रथम श्रेणी का गुट माना जाएगा। उनसे भी मजबूत लोगों के लिए उनके पास ब्लैक एलायंस की तरह एक असाधारण स्थिति होगी जिसमें कोई भी अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक यह जिया नान अकादमी की तरह समान रूप से बड़े होने के अपवाद के साथ था। दूसरी श्रेणी के आधे से अधिक गुट को मारने में सक्षम होने के साथ साथ दूसरे आधे को आत्मसमर्पण करने में सक्षम होने का मतलब था कि इस जियोगेट की ताकत संभवतः एक प्रथम श्रेणी के गुट की श्रेणी में प्रवेश करने की योग्यता रखती थी। इस तरह की ताकत कुछ गुटों को दुर्भावना से देखने के लिए उनकी दुश्मनी को कमजोर करने के लिए पर्याप्त थी। बेशक फैंग सिटी जैसे इतने बड़े अंडे के आकर्षण के साथ यह स्वाभाविक था कि कोई हमेशा की शांति का आनंद लेने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए जियोली को खबर मिलने से पहले शांति केवल आधे महीने तक चली थी कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर 3 प्रथम श्रेणी के गुटों ने फैंग सिटी पर हमला करने और जियोगेट से प्रबंध अधिकार लेने के लिए हाथ मिलाया था। 3 प्रथम श्रेणी के गुट हाथ मिला रहे हैं। यह लाइन अप उस समय के ब्लैक एलायंस के बराबर नहीं हो सकता था, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। इस तरह के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए जिसमें कम से कम 3 कुलीन डू हुआंग शामिल थे, जियोली की अपनी ताकत के लिए इसे रोकना स्वाभाविक रूप से असंभव था। इसलिए जैसे ही 3 बड़े गुटों के भारी संख्या में सैनिकों ने फैंग शहर की ओर बढ़ना शुरू किया, फैंग सिटी से एक संदेश कबूतर चुपचाप उड़ गया। अंत में यह इन अकेडमी के भीतर गहरे पहाड़ों की ओर बढ़ा। यह तेजी से उड़ गया। टकराना। एक विशाल जेड ग्रीन एनर्जी हैंडप्रिंट अचानक आकाश में सामने आया। इसने तुरंत तेज हवा की भयावह आवाज को उठाया क्योंकि यह एक तोप के गोले की तरह एक पहाड़ की दीवार में हिंसक रूप से धंस गया। तुरंत पूरी पर्वत चोटी जोर से फट गई और हिंसक रूप से पूरे पहाड़ को हिला दिया। पहाड़ की चोटी से मकड़ी के जाले की तरह एक हाथ मोटी दरार वाली रेखा फैल गई और थोड़े ही समय में पूरी दीवार को ढक लिया। जियोयान की अभिव्यक्ति में सफेदी का निशान था क्योंकि उसने पहाड़ की चोटी को देखा जो गिरने के कगार पर थी, जबकि उसने एक पीला सफेद भाव पहन रखा था। एक खुशी जो छिपी नहीं रह सकती थी उसकी आंखों पर छा गई। कई दिनों तक अभ्यास करने के बाद आखिरकार उन्होंने ले को नियंत्रित करना सीख लिया था, इसलिए वह वास्तव में ओपन माउंटेन सील का उपयोग करने में सक्षम था। हालांकि इस बार की ओपन माउंटेन सील थोड़ी कच्ची थी। जियोयान का मानना था कि अगर उसे पर्याप्त समय दिया गया तो वह निश्चित रूप से अभ्यास के माध्यम से पूर्ण महारत हासिल करने में सक्षम होगा। उस समय इस ओपन माउंटेन सील की ताकत संभवतः और भी भयावह हो जाएगी। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था।
चूंकि जियोयान के पास पहले से ही काफी अच्छी शुरुआत थी, सफलता केवल कुछ समय की बात थी। उसने गहरे हरे पंखों को अपनी पीठ पर फड़फड़ाया और धीरे धीरे एक गंदा पहाड़ की चोटी पर उतरा। 1 महीने के प्रशिक्षण के बाद वह वर्तमान में ओपन माउंटेन सील की प्रारंभिक महारत हासिल कर चुका था। यदि वह पूर्ण महारत हासिल करना चाहता है तो उसे वास्तविक युद्ध अनुभव के माध्यम से इसे सुधारने के लिए समय और अवसर की आवश्यकता होगी। यह वास्तव में एक डी क्लास उच्च स्तरीय डू तकनीक होने के योग्य है। मैंने इसे शुरुआती दौर में ही इस्तेमाल किया था, लेकिन इसकी ताकत लो फत्ती सुनामी से कमजोर नहीं है। भविष्य में जब किसी दूसरे से लड़ेंगे तो मेरे पास एक और तुरुप का इक्का होगा। जियोयान की पीठ पर गहरे हरे रंग की ज्वाला के पंख चुपचाप गायब हो गए और वह धीरे से हंसा। जैसे ही जियोयान ने अपने शरीर के भीतर थके हुए डू क्यूई को ठीक करने की योजना बनाई, अचानक आकाश में एक चिड़िया की आवाज सुनाई दी। जियोयान ने कुछ संदेह के साथ अपना सिर उठाया, इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदली। जियोयान को संदेशवाहक पक्षी के पैर से एक छोटी बांस की नली मिली। उसने उसे खोला और मुड़ा हुआ कागज का एक टुकड़ा निकाला। उसकी निगाह उस पर पड़ी और उसकी अभिव्यक्ति डूब गई। एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने अपनी उंगली घुमाई और कागज का टुकड़ा आग की लपटों में फट गया। यह राख के ढेर में बदल गया जो नीचे जमीन पर बिखर गया। काइलिन। जियोयान घूमा और अचानक चारों ओर विशाल जंगल में जोर से चिल्लाया। हालांकि काफी देर बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जियोयान के पास और कोई चारा नहीं था और वह एक बार फिर चिल्लाया, मेडुसा, एक समस्या है। आना। इस बार आवाज के थोड़ी देर बाद जंगल के एक निश्चित हिस्से से 7 रंगों की चमक निकली। पलक झपकते ही ठंडी उदासीन रानी मेडुसा जियोयान के सामने आ गई। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए मुझे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में जाने की आवश्यकता है। चलो। जियोयान ने बोलते ही रानी मेडुसा के ठंडे चेहरे को स्वतः नजरअंदाज कर दिया। आप मुझे अपना फ्री फाइटर बनने के बारे में भूल सकते हैं। मेडुसा की भौहें खड़ी थी क्योंकि वह शांत स्वर में बोल रही थी। अगर मैं मर गया तो सोल रिकवरी पिल को परिष्कृत करने में आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। जियोयान उदासीनता से मुस्कुराया। उसकी पीठ तुरंत हिल गई और गहरे हरे रंग के अग्निपंखों का एक सुंदर जोड़ा प्रकट हुआ। आग के पंख फड़फड़ाए और जियोयान का शरीर तेजी से हवा में ऊपर उठा और जंगली हवा ने उसके शरीर को घेर लिया। अंत में वह घूमा और ब्लैक कॉर्नर रीजन की ओर बढ़ा। जियोयान जानता था कि जियोली को पत्र से कुछ परेशानी हुई थी। हालांकि उन्होंने इन अकादमी से सहायकों को इकट्ठा करने की योजना नहीं बनाई थी। उनकी वर्तमान ताकत के साथ मूल रूप से कोई नहीं था जो उन्हें ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर रोक सके। इसके अलावा किसी को मेडुसा को नहीं भूलना चाहिए जो सहयोग करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के बाद वर्तमान में उसका पीछा कर रहा था। यह एक सच्चा कुलीन डूजोंग था। इसके अलावा वो सुकियान से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। जियोयान और मेडुसा की ताकत को देखते हुए यह संभावना थी कि वे पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन को पार करने के लिए पर्याप्त होंगे। सुकियान को विलंबित करने के लिए तथाकथित गोल्ड सिल्वर ब्रदर्स हाथ मिलाने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि यदि उनकी प्रतिद्वंद्वी रानी मेडुसा थी तो संभावना थी कि वे इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। आखिरकार वह कोई साधारण संभ्रांत डूजोंग नहीं थी। मेडुसा ने अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसने जियोयान की आकृति को देखा जो धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। गुस्से में अपने दांतों को भींचने से पहले वह एक पल के लिए झिझकी। उसके पैर खाली आसमान पर चले गए क्योंकि उसकी आकृति प्रकाश की एक किरण में बदल गई जो तेजी से सामने काली आकृति तक पहुंच गई। फैन सिटी। इस समय फैन सिटी के भीतर का सारा ध्यान शहर के मध्य में भव्य मनों पर इकट्ठा हो गया था। वह स्थान संभवतः वह स्थान था जहां नगर को नियंत्रित करने वाले का निर्णय किया जाता था। ईमानदारी से कहूं तो शहर के भीतर ज्यादातर लोगों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि शहर का प्रभारी कौन होगा। किसी भी मामले में वे जानते थे कि नियंत्रण में चाहे कोई भी हो, वे अंततः सबसे निचले स्तर पर बस उलझे रहेंगे। इसलिए शहर पर शासन करने की स्थिति के लिए कई गुटों में बड़ी लड़ाई को देखकर वे और भी खुश थे, जिसके परिणामस्वरूप नदी की तरह खून बह रहा था। जो लोग दूसरे के दुख पर गर्व करते हैं और चोट के अपमान को जोड़ना पसंद करते हैं, वे पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। लगभग आधे घंटे पहले 3 बड़ी इकाइयां फैन सिटी में आ गई थीं और अंत में उस जागीर में पहुंची जहां मेडिसिन सम्राट हान फैन कभी निवास करते थे। वर्तमान में उस स्थान पर फैन सिटी जियो गेट को नियंत्रित करने वाले गुट को रखा गया था। फैन सिटी के अधिकांश लोगों ने इन 3 शक्तिशाली गुटों के बारे में सुना था। आखिरकार उनकी प्रतिष्ठा पूरे ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में फैलने के लिए पर्याप्त थी क्योंकि वे प्रथम श्रेणी के गुट थे, इसलिए लगभग सभी उनसे परिचित थे। डार्क स्काई सेक्ट, लुओशा गेट और वाइल्ड लांग गैंग, ये 3 बड़े गुट ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर बेहद प्रसिद्ध शक्तिशाली गुट थे। 3 बड़े गुटों के नेता विशेषज्ञ थे जिन्हें ब्लैक रैंकिंग के शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था। उनमें से कोई भी व्यक्ति फैन लाओ से कमजोर नहीं था जो जियोयान के हाथों मर गया था। ये 3 बड़े गुट ब्लैक कॉर्नर रीजन पर हावी थे और हमेशा दबंग रहे थे। उन्होंने हान फैन को भी नजरअंदाज कर दिया जब उन्होंने इन 3 बड़े गुटों को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जब उन्होंने ब्लैक एलायंस की स्थापना की थी। हो सकता है कि इस तरह की कार्रवाई से हान फैन बेहद उग्र हो गए हों, लेकिन उन्होंने चीजों को होने दिया क्योंकि वह इन 3 बड़े गुटों की ताकत से डरते थे। उस समय अश्वेत गठबंधन बहुत भव्य था। हालांकि ये तीनों गुट उस तरह की स्थिति में भी उनके साथ शामिल होने से इनकार करने में सक्षम थे। इससे यह कहा जा सकता है कि उनके पास काफी मजबूत पूंजी थी। आखिरकार 3 बड़े गुटों के नेता मूर्ख नहीं थे।
वे स्वाभाविक रूप से उन लोगों को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं होंगे जिन्हें वे अपमानित नहीं कर सकते थे। हालांकि हान फैंग वह थे जिससे वे डरते थे, यह उस बिंदु से बहुत दूर था जहां उन्हें उसके सामने झुकना पड़ा। ऐसे कई लोग थे जिन्हें तथाकथित जियोगेट के लिए अब दया आ गई थी, क्योंकि इन तीनों गुटों ने फैन शहर में अपनी सेना भेज दी थी। कई लोगों की नज़र में यदि जियोगेट का नेता समझदार होता तो वह आज्ञाकारी रूप से शहर को नियंत्रित करने के अधिकार सौंप देता। यह सबसे बुद्धिमान विकल्प था। एक बड़े प्रांगण के भीतर एक विस्तृत हॉल में वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण था और ऐसा लग रहा था कि एक ही चिंगारी से विस्फोट हो जाएगा। इस समय हॉल के भीतर लोगों के 4 समूह थे। सबसे दूर स्वाभाविक रूप से जियोगेट था जो शहर को नियंत्रित करता था। बाहर के वे 3 अन्य तथाकथित डार्क स्काई सेक्ट, लुओशा गेट और वाइल्ड लांग गैंग के लोग लग रहे थे। आप जियोगेट के नेता हैं ना? मैं झाड़ी के आसपास नहीं मारूंगा। यदि आप मुझे 1 घंटे के भीतर स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं तो इस स्थान को रक्त से धोने के लिए हमें दोष न दें। एक अधेड़ उम्र का बड़ा आदमी बोला। उसके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई जो एक खूनी गंध से भरी हुई थी। संप्रदाय के नेता यान अभी भी इतने स्पष्टवादी हैं। हालांकि मैं भी उनकी इन बातों का अनुमोदन करता हूं। अधेड़ उम्र का आदमी अभी बोला ही था कि एक महिला ने अपना मुंह ढक लिया और एक प्यार भरी हंसी दी। उसके कान के पास उसके चेहरे की तरफ एक चुलबुला पोस्ता फूल का टैटू बना हुआ था। हालांकि यह सुंदर था, लेकिन इसमें एक घातक जहर था। दूसरी तरफ एक सांवले चेहरे वाला बूढ़ा बुरी तरह हंसा। उसका मुरझाया हुआ हड्डी जैसा हाथ मेज पर चला गया। बूढ़े, मैंने बहुत समय से लड़ाई नहीं की है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या मैं पहले की तरह निर्मम हो जाऊंगा। इन तीनों लोगों के पीछे लगभग 100 लोग बिखरे बिखरे खड़े थे। इन लोगों के शव खून से लथपथ थे। जब वे इधर उधर बहते थे तो उनकी निगाहें जंगली जानवरों की तरह ठंडी होती थीं। जियोली की नजरें गहरी और ठंडी थी, क्योंकि उसने 3 लोगों को देखा जो एक ही धुन गा रहे थे। उसके पीछे काले कपड़े पहने 100 आदमी जमा थे। उनके शरीर की रक्तरंजित दुर्गंध उसके सामने खड़े उन साथियों से कम नहीं थी। एक नज़र में कोई कह सकता है कि उनके पास समृद्ध युद्ध का अनुभव था और वे शातिर व्यक्ति थे। दूसरे पक्ष ने उनके आगमन पर तुरंत कार्रवाई नहीं करने का कारण आंशिक रूप से जियोली के पक्ष में इन काले कपड़े पहने व्यक्तियों की काफी मजबूत आभा के कारण था। अन्यथा उनके चरित्र को देखते हुए वे लंबे समय से तुरंत हमला कर चुके होते, और वे बार बार इस जगह पर क्यों बकबक करेंगे। मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं कि ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर आप तीनों की मुट्ठी काफी बड़ी है। आप सभी मजबूत हैं और अगर आप फैन सिटी पर कब्जा करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए फैन सिटी को सौंपना संभव है, लेकिन शहर तो एक ही है। मुझे इसे किसको सौंपना चाहिए? जियोली ने अपने हाथ में चाय के कप के साथ खेला जब उसने अचानक एक सवाल पूछा। जियोली के शब्द बजने पर हॉल के भीतर माहौल में थोड़ा बदलाव आया। क्षण भर बाद वह महिला हंस पड़ी। तुम्हारा षड्यंत्र बुरा नहीं है, परंतु हमें एक दूसरे से अलग करने की इस प्रकार की योजना व्यर्थ है। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार इस शहर का प्रभारी कौन होगा। आपको केवल अपने लोगों को फैन सिटी से बाहर ले जाने की आवश्यकता है। जियोली के हाथ ने चाय के प्याले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने अपने दिल में कुछ निराशा के साथ आह भरी। वे वास्तव में बहुत अनुभवी थे और उन्होंने इस चाल में गिरने का कोई संकेत नहीं दिखाया। हमारे लिए फैन सिटी छोड़ना संभव है, हालांकि मैं जियोगेट का नेता नहीं हूं। यदि आप चाहते हैं कि हम खो जाएं तो क्या आपको हमारे नेता के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? जैसे ही वह गहरी आवाज में बोला, उसके ठंडे चेहरे पर कुछ मारने का इरादा प्रकट हो गया। जियोयान को जल्दी वापस लाने के लिए उसे कुछ समय के लिए लड़ने की जरूरत थी। बिना रुके बकबक करना। आपको यह सब बकवास कहने के लिए कहाँ मिला? बूढ़ा, मैं यहाँ आपके साथ कुछ भी चर्चा करने के लिए नहीं हूँ। मैं आपको इस शहर से बाहर निकलने के लिए सूचित करने के लिए यहाँ हूँ। खुले हाथों वाले बड़े आदमी ने जियोली के शब्दों पर तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसकी हथेली उसके सामने टेबल पर तब तक पटकती रही जब तक कि वह टुकड़े टुकड़े न हो जाए और वह एक क्रूर हंसी के साथ बाहर निकल गया। जियोली की अभिव्यक्ति तुरंत उदास हो गई। उसके पीछे काले कपड़े पहने पुरुषों के बड़े समूह ने भी एक क्लैंक ध्वनि निकाली जब उन्होंने अपने हथियारों को अपनी कमर से खींचा। पल भर में हॉल के भीतर तलवारें खींचे जाने से माहौल गमगीन हो गया था। यह वह था जो थोड़ी सी असहमति पर एक घातक लड़ाई में टूट जाएगा। के आप चाहते हैं कि मेरा जियोगेट फैन सिटी से बाहर निकल जाए? यहाँ तक कि हान फैंग भी ऐसा करने के योग्य नहीं थे। आपको क्या लगता है कि आपके पास अधिकार है? जैसे ही माहौल पूरी तरह से ढहने वाला था, अचानक एक ठंडी ठंडी हंसी गूंज उठी। हॉल के बीचों बीच एक काली आकृति तुरंत सबकी आंखों के सामने भूत की तरह दिखाई दी। 3 बड़े गुटों के नेताओं की आंखें अनायास ही थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने जियोयान को भूत की तरह चुपचाप दिखा। इस साथी में असामान्य चपलता थी और वास्तव में बिना किसी शोर के इस बड़े हॉल में प्रवेश करने में सक्षम था। इसके अलावा वह उनकी नज़र से बच गया था। चपलता के इस स्तर ने वास्तव में दूसरों को अत्यधिक भयभीत कर दिया था। जियोयान की उपस्थिति के बाद हॉल के भीतर तलवारों से खींची गई चिंता का माहौल भी फीका पड़ गया था। वह माहौल जो टूटने वाला था धीरे धीरे उनके एक दूसरे के डर से शांत हो गया। जियोली ने हमेशा एक विश्वास रखा था जो पूर्व की क्षमता के प्रति सामान्य ज्ञान से अधिक था। आप कौन हैं? अपना मुंह खोलने वाला पहला व्यक्ति डार्क स्काई संप्रदाय का बूढ़ा व्यक्ति था। जियोयान को घूरते हुए उसकी निगाहें परछाइयों से भर गईं और कर्कश ठंडी आवाज में पूछा, दोस्त, मैं आपको चेतावनी दूंगा कि यह हमारे और जियोगेट के बीच का मामला है। अच्छा होगा कि कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप न करे।
किसी ऐसी चीज में शामिल होना जिससे आपका सरोकार नहीं है ब्लैक कॉर्नर रीजन के भीतर सबसे अतार्किक कार्य है। खुले हाथों वाले बड़े आदमी ने अपनी निगाहें जियोयान पर मजबूती से टिका दी और वह गंभीर स्वर में बोला। सामने वाले ने जो अजीब फुर्ती दिखाई थी उसने उन्हें चौंका दिया था, इसलिए किसी ने भी इस व्यक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। वह हमारे जियोगेट के सच्चे नेता हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वह एक बाहरी व्यक्ति है? जियोली मुस्कुराया। इन शब्दों को सुनकर 3 बड़े गुटों के नेता थोड़े चौंक गए। उनके भाव थोड़े डूब गए। यह अप्रत्याशित था कि जियोली ने पहले जो कहा था वह वास्तव में सच था। जियोगेट का नेता वास्तव में कोई और था। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा। इससे पहले कि वह सांवला बूढ़ा खुलकर हंसा, यह दोस्त थोड़ा विदेशी लग रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने आपको पहले ब्लैक कॉर्नर रीजन में नहीं देखा। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं जियोयान हूँ। मैंने अभी अभी ब्लैक कॉर्नर रीजन में प्रवेश किया है। कृपया मेरे साथ सहन करें यदि मैंने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि साधारण नाम ने अचानक पूरे हॉल का माहौल अचानक से कठोर कर दिया। तीनों गुटों के नेताओं के चेहरों पर छाई मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। जियोयान, आप जियोयान हैं जिसने फैन लाओ और हान फैन को मार डाला। एक क्षण बाद अनजाने में उस महिला का चेहरा आश्चर्य से भर गया था। जियोयान ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह कोई सम्मानजनक बात नहीं है। उन दोनों ने वास्तव में मेरे हाथों अपनी जान गंवाई। ठीक है, क्यों? मुझे मत बताओ कि तुम तीनों इस बार यहाँ न्याय मांगने आए हो। जियोयान की स्वीकृति सुनकर उन तीनों के चेहरे तुरंत अस्थिर हो गए। हाल ही में हान फैन की मृत्यु और ब्लैक एलायंस का विघटन मूल रूप से एक बहुत बड़ा मामला था जिसने पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन को हिलाकर रख दिया था। जिस व्यक्ति ने यह सब कुछ घटित कराया था वही उनके सामने यह व्यक्ति था। इसके अलावा वे वास्तव में इस साथी से मिलने के लिए बहुत ही बदकिस्मत थे। उन तीनों की ताकत ज्यादा से ज्यादा फैन लाओ से थोड़ी ज्यादा मजबूत थी। हान फैन के साथ तुलना करने पर वे निस्संदेह बहुत कमजोर होंगे। यहां तक कि हान फैंग भी इस साथी के हाथों मर गया था। यदि वे वास्तव में लड़ते तो यह संभावना थी कि हाथ मिलाने पर भी उनकी जीत की संभावना अधिक नहीं होती। उन तीनों की आंखें एक दूसरे को पार कर गईं क्योंकि वे अनजाने में भौहें चढ़ाते थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि यह केवल एक छोटा गुट था। हाँ, भाई जियो क्या कह रहा है? हम हान फैन से परिचित नहीं हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि हम यहाँ उनके लिए न्याय मांगने आए हैं? आप तीनों ने मेरे फैन सिटी में आने के लिए इतना बड़ा अभियान शुरू किया है। कोई बात है क्या? जियोयान के चेहरे पर मुस्कान शांत हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ के 3 लोगों ने यह नहीं सोचा था कि जियोयान का चरित्र इस तरह का था क्योंकि वह वही युवक था जिसने फैन लाओ और हान फैन को मार डाला था। ब्लैक कॉर्नर रीजन में इस हद तक उलझने में सक्षम होने के लिए केवल ताकत पर भरोसा नहीं किया। जियोयान द्वारा जवाब के लिए आक्रामक रूप से दबाव डालने पर तीनों नेताओं के चेहरे भी थोड़े बदल गए। उनका मकसद पहले से ही बेहद स्पष्ट था। फिर भी दूसरी पार्टी बेवकूफी कर रही थी। इसमें थोड़ा मजाकिया स्वाद था। मेरा मानना है कि प्रमुख जियो को हमारे इरादों के बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। फैन सिटी एक बड़ा केक है। इसका मोटा मुनाफा कुछ ऐसा है कि किसी की भी आंखें लाल कर देंगी। हम स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं है। खुले हाथ वाला बड़ा आदमी सबसे पहले खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ था, इसलिए उसने गहरी आवाज में जवाब दिया। तो आप तीनों मेरे जियोगेट के फैन सिटी के नियंत्रण अधिकारों को छीनने की सोच रहे हैं? जियोयान धीरे से हंसा और उसकी आंखें संकुचित हो गईं। हालांकि उनके चेहरे पर किसी तरह के भाव का कोई निशान नहीं था। तीनों नेताओं ने चुपचाप एक दूसरे को देखा, इससे पहले कि उन्होंने तुरंत अपने दांत भींचे। फैन सिटी का मुनाफा बेहद शानदार था। जियोयान के दिखने के बाद भी उन्हें इसे छोड़ना काफी मुश्किल था। ब्लैक कॉर्नर रीजन के लोगों के रूप में उनकी हड्डियों में खून एक बेचैन बीज से भर गया था। जोखिम उठाना कुछ ऐसा था जो अक्सर होता था। इसके अलावा उनकी ताकत को देखते हुए अगर उन तीनों ने हाथ मिलाया तो यह निश्चित नहीं था कि वे जियोयान से हार जाएंगे। यदि वे जियोयान को विलंबित करने में कामयाब रहे तो उनके कई शक्तिशाली अधीनस्थों के साथ जियोगेट को खून से नहलाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। जियोयान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उस उग्रता का अध्ययन किया जो धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से तीनों नेताओं की आंखों में उभरी। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। ब्लैक कॉर्नर रीजन के लोग वास्तव में लालची साथियों का एक समूह थे जो मुनाफे को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। जियोली, जो जियोयान के पीछे था, को भी कुछ आभास हुआ। जैसे ही उसने चुपचाप हाथ का इशारा किया, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। उसके पीछे काले कपड़े पहने व्यक्तियों के बड़े समूह ने धीरे धीरे अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जियोयान के पीछे बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक एक आकृति दिखाई दी। जब हॉल में माहौल शांत और तनावपूर्ण हो गया था, वह महिला जो तुरंत सामने आ गई थी, हॉल में माहौल को कठोर बना दिया था। जियोली का चेहरा हैरान था। वह इस भयावह महिला से भी परिचित था जो उसे मारने के इरादे से जियोयान का पीछा कर रही थी। इस समय प्रकट होकर वह निस्संदेह उनकी स्थिति को बढ़ा रही थी। विपरीत पक्ष के 3 नेताओं के भाव जियोली के समान थे। इस वक्त उनके चेहरे खिल उठे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें हवा की गति का लेशमात्र भी पता नहीं चला था। यह ऐसा था मानो यह महिला बिना हिले डुले वहीं खड़ी थी, केवल इस क्षण खुद को प्रकट करने के लिए। इसने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया कि वह कोई साधारण महिला नहीं थी। जियोयान के सामने आने की तुलना में इस तरह की गति और भी भयावह और चौंकाने वाली थी। पहले जियोयान की गति भूत जितनी तेज थी, हालांकि कोई कम से कम स्पष्ट रूप से उस दिशा की पहचान कर सकता था जहां से वह आया था।
लेकिन इस महिला ने उन्हें कुछ भी होश नहीं आने दिया। इसके अलावा जो बात उन्हें सबसे ज्यादा डराती थी वही यह थी कि यह महिला लापरवाही से उस स्थान पर खड़ी दिखाई दे सकती है, लेकिन उसके अंदर से जो आभा रिस रही थी वह उनके दिल को स्थिर करने के लिए पर्याप्त थी। इसका मतलब था कि उनके सामने यह डूजोंग वर्ग का एक परम विशेषज्ञ हो सकता है। डूजोंग, 3 महान नेताओं का गला चुपचाप थोड़ा लुढ़क गया। उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उस समय ब्लैक एलायंस के पास अपनी ताकत के बावजूद एक सच्चे कुलीन डूजोंग का अधिकार नहीं था। यह अप्रत्याशित था कि इस छोटे से जियो गेट में वर्तमान में इतना भयावह व्यक्ति था। जियो यान को भी लगा कि रानी मेडुसा अचानक उसके पीछे आ गई। जियोली को सांत्वना देने वाला हाथ का संकेत देने से पहले वह मुड़ा और उसकी ओर मुस्कुराया। जियो यान की हरकत देखने के बाद ही जियोली, जो ठंडे पसीने में भीग गया था, ने चुपचाप राहत की सांस ली। स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि जियो यान पहले ही इस भयानक महिला के साथ किसी तरह का समझौता कर चुका था। जियो यान की मुस्कान के प्रति मेडुसा की जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं थी। डूजोंग की आभा का दबाव वास्तव में इतना मजबूत था। मेडुसा की नजरों को देखते ही तीनों नेताओं के सिर सुन्न हो गए। काफी देर बाद एक महिला ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए कहा, यह अप्रत्याशित है कि वास्तव में जियो गेट में इतना मजबूत व्यक्ति बैठा है। इस बार हम तीनों वास्तव में कुछ हद तक अंधे थे। वह महिला द्वारा ये शब्द कहे जाने के बाद अन्य 2 नेता शुष्क रूप से हंसे और सिर हिलाया। यहाँ तक कि वाइल्ड लान गैंग का गैंग लीडर, जो थोड़ा गुस्सैल लग रहा था, उसने भी अपने शब्दों से उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्हें डू हुआंग वर्ग में कमजोर नहीं माना जाता था, लेकिन वे एक भूखे कुत्ते की तरह थे जो एक सच्चे कुलीन डूजोंग के हाथों एक शेर से मिले थे। जियो यान ने अपने हाथों को उसकी आस्तीन पर रगड़ा और उसने उन तीनों को आधी मुस्कान के साथ देखा। जियो यान की कुछ दुर्भावनापूर्ण निगाहों के नीचे तीनों नेता कुछ हद तक अप्राकृतिक हो गए। एक क्षण बाद वह सांवला सा दिखने वाला बूढ़ा अंत में रूखी हंसी, आज की बात वास्तव में एक गलतफहमी है। यह स्वाभाविक ही है कि हम अपमान करने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि फैंग सिटी प्रमुख जियो का है। आप दूसरों को सूचित करें कि आज लौटने के बाद कोई मूर्खतापूर्ण कार्य न करें। हाँ, यह सही है। वह महिला ने अपना मुंह ढक लिया और जियो यान की ओर झुकने से पहले तुरंत खड़ी हो गई। वह एक प्यार भरी हंसी के साथ बोली, चीफ जियो, कृपया आज हमारे अपराध को दिल पर न लें। हम भविष्य में जरूर आएंगे और क्षमा मांगेंगे। आज पहले ही देर हो चुकी है। अभी भी कुछ चीजें हैं जिन्हें संप्रदाय में तय करने की आवश्यकता है। हम आपको और परेशान नहीं करेंगे। वह स्त्री बोलने के बाद जल्दी से मुड़ी और तुरंत इस जगह से चली गई, जिससे उसे बड़ी बेचैनी हुई। उसके बगल के 2 अन्य लोग भी जल्दी से जाने के इरादे से जल्दी से खड़े हो गए। आप तीनों को इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकलने वाले थे, एक फीकी हंसी ने हताशा के साथ उनके कदमों को तुरंत रोक दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा। वे बस इतना ही कर सकते थे कि वे अपने दांत भींच लें और हॉल में मुस्कुराते हुए काले लिबादे वाले युवक को देखने के लिए मुड़े। चूंकि आप तीनों को फैंग सिटी में इतनी दिलचस्पी है, तो हम एक व्यापारिक लेन देन में क्यों नहीं शामिल होते? जियो यान ने अपनी 10 अंगुलियों को आपस में जोड़ लिया। उनकी हंसी हॉल के भीतर गूंज उठी, जिससे तीनों नेता स्तब्ध रह गए। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।